Hello everyone, today we are going to start to read class 8th history lesson number 5 When People Rebel 1857 and After। जब लोगों ने बगावत करनी स्टार्ट कर दी थी 1857 और उसके बाद। रिबल मतलब अपने जितने भी अपने लिए संघर्ष करना, अपने सम्मान के लिए संघर्ष करना, अपनी चीज़ों के लिए संघर्ष करना, अपनी परंपरागत तरीके से रहने के लिए संघर्ष करना। तो लोगों ने जब बगावत करनी स्टार्ट कर दी थी 1857 और उसके बाद इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हैं, पॉलिसीज़ एंड द पीपल। पॉलिसीज़ मतलब उनकी नीतियाँ और लोग। इन प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द पॉलिसीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इम्पैक्ट दे हैड ऑन डिफरेंट पीपल। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पॉलिसीज़ थी उन्होंने लोगों के ऊपर क्या क्या प्रभाव डाला था। किंग, क्वींस, लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स, सोल्जर्स, ट्राइबल्स वर अफेक्टेड इन डिफरेंट वेज। जो भी ये थे, राजा थे, रानियाँ थी, किसान थे, जमींदार, चाहे आदिवासी, चाहे वो सिपाही हो, वो ईस्ट इंडिया की कंपनी की पॉलिसी से अलग अलग प्रभाव हुआ था उनके ऊपर। We have also seen how people protest policies, actions that harm their interest or go against the sentiments and feelings। हमने ये भी पढ़ा था कि जो नीतियाँ जनता के हित में नहीं होती थी और उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचती थी, लोग उनका कैसे विरोध करते थे, इन सब के बारे में हम पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था। अब है नवाब लूज देयर पावर्स। तो नवाब जो राजा होते थे पहले के, उन्होंने अपनी सत्ता कैसे उनसे छिन गई थी। Since the mid 18th century, राजाज एंड नवाब्स हैड सीन देयर पावर डिक्लाइन। 18वीं सदी में क्या हुआ था कि जो नवाब थे और राजा थे उनकी ताकत छिन गई थी। दे हैड ग्रेजुअली लॉस्ट देयर पावर्स एंड ऑनर। उन्होंने लॉस्ट देयर पावर्स मतलब उनकी जो सत्ता थी और जो ऑनर था, सम्मान था, वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। रेजिडेंट्स हैव बीन प्लेस्ड इन मैनी कोर्ट्स फ्रॉम द फ्रीडम रूल्स वर रिस्ट्रिक्टेड। दे आर्म्ड फोर्सेज आर डिसबैंड एंड देयर रिवेन्यूज एंड टेरिटरीज वर टेकन ग्रेजुअली। तो क्या हो रहा था बच्चों, जो पहले की जो शक्तियाँ थी, शासकीय शक्तियाँ थी, वो सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था और जो जितने भी सेनाएं थी, वो जितने भी आर्मी थी, वो सब कुछ बंद हो रही थी। और जो राज वसूल करते थे ना, जो ये वसूल करते थे राजस्व वसूली, वो सब धीरे धीरे सब कुछ ही छिनता जा रहा था। मतलब इनका जितना भी राजाओं का जितना भी शासन था, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा था। मैनी रूलिंग फैमिलीज ट्राइड टू कंप्राइज विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। जो वहाँ के बहुत सारे जो अनेक शासकों ने क्या था, अपने हितों की रक्षा के लिए जो अंग्रेज़ थे उनसे बात करना स्टार्ट कर दिया। फॉर इंटेंस रानी लक्ष्मीबाई ऑफ द झांसी वांटेड टू कंपनी टू आइडेंटिफाई हर अडॉप्टेड सन हर द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। तो जो झांसी की रानी थी ना, लक्ष्मीबाई, उन्होंने कंपनी से कहा कि जो उनके पति थे, उनकी मृत्यु के बाद जो उन्होंने गोद लिया था बच्चा, उसको राजा स्वीकार कर लिया जाए। Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao, agreed that he had been given the father pension when the latter died। तो जो ये थे पेशवा बाजीराव के जो दत्तक पुत्र नाना साहेब थे, इन्होंने इन कंपनी से निवेदन किया कि उनके पिता की मिलने वाली जो भी पेंशन है वो उन्हें ही मिले। कंपनी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ द सुपीरियरिटी एंड मिलिट्री पावर एंड टर्न डाउन देयर आर्ग्यूमेंट्स। तो कंपनी ने क्या किया, अपनी सैनिक ताकत को बढ़ाने के लिए और श्रेष्ठता को में करने के लिए, तो कंपनी ने इन सब को ठुकरा दिया। मतलब अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए कंपनी ने इन सब जो लोगों ने बोला था कि ये ऐसा हो जाना चाहिए, तो कंपनी ने सब कुछ, अंग्रेज़ों ने सब कुछ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अवध वॉज वन ऑफ द लास्ट टेरिटरीज टू एनहेक्स्ड। जो अवध थी वो अंग्रेज़ों के कब्जे में आने वाली सबसे लास्ट रियासत थी। अ सस्पेंडेंट्री अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द अवध 1801 एंड द 1856 वॉज टेकन ऑफ। तो 1801 में अंग्रेज़ों ने अवध पर एक संधि का थोप दिया और 1856 में उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौज़ announced that the territory was being misgoverned and British rule needed for the proper administration। तो जो गवर्नर जनरल डलहौज़ थे, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो रियासत है, वो शासन है, वो उसमें बहुत सी खामियां हैं, तो इसको दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिश का शासन का होना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जहाँ जो अवध है उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो इसको सही करने के लिए हमें अवध में अंग्रेज़ी शासन की ज़रूरत है।
द कंपनी वॉज प्लेइंग हाउ द ब्रिंग द मुगल डेसेंट्री इट्स हैंड। जो कंपनी क्या थी, एक योजना बना रही थी कि कैसे मुगलों के शासन को ख़त्म करना है। द नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मेड द कंपनी। और जो कंपनी ने क्या किया, सिक्कों से मुगलों का जो बादशाह का शासन था उस सिक्कों से उनका नाम ही हटा दिया। गवर्नर जनरल डलहौजी announced 1849 that the death of the Bahadur Shah Zafar, the family of the king would be shifted out the Red Fort and provided another place in Delhi to live in। तो 1849 में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर है उनकी मृत्यु के बाद उनके जो परिवार है वो लाल किले से निकाल कर उन्हें कहीं और बसाया जाएगा। Governor General Canning decided in the 1856 Bahadur Shah Zafar would be the last Mughal king, and after his death none of them would be recognized as kings, they would be called प्रिंस ओनली। और 1856 में जो गवर्नर डलहौजी थे, कैनिंग थे, उन्होंने कहा कि बहादुर शाह जफर के बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा, सिर्फ उनके बच्चों को राजकुमार कहा जाएगा पर उनको राजा नहीं बनाया जाएगा, उनको राजा माना ही नहीं जाएगा। उसके बाद है द पीजेंट्स एंड द स्पॉइल्स। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें क्या पढ़ा था कि नवाबों ने अपना शासन कैसे खोया, धीरे धीरे उनसे उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली गई, उनके राजस्व का अधिकार भी छीन लिया गया। उसके बाद उन्हें राजा की डेथ के बाद ये भी ऐलान कर दिया गया कि जो ये हैं जो राजा के बच्चे हैं वो कहीं और जाके रहेंगे, अपने लाल किले में नहीं रहेंगे और उनको राजा भी नहीं माना जाएगा, उनको सिर्फ प्रिंस के लिए राजकुमार तो कहा जाएगा पर उनको राजा नहीं माना जाएगा। तो नेक्स्ट है द पीजेंट्स एंड द स्पॉइल्स। तो पीजेंट्स मतलब किसान और स्पॉइल्स मतलब सिपाही। इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब इनके साथ क्या हुआ था। Peasants and the zamindar resented the high taxes and the rigid methods to revenue collection in the countryside। तो जितने भी जमींदार थे ये लगान और ये कर वसूली जो थे तो तरीके से परेशान हो चुके थे, जो ये कर वसूल करते थे इन सब से वो परेशान हो गए थे। मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स टू मनी लैंडर्स एंड ग्रेजुअली लॉस्ट द लैंड दे कल्टिवेटेड और जनरेशन। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने जो उनकी पुश्तैनी ज़मीनें थी वो सब नहीं दे पाए, वो उनका कर्जा नहीं दे पाए, तो उनसे उनकी सारी पुश्तैनी ज़मीनें छीन ली गई और उन्होंने अपनी सारा कुछ अधिकार खो दिया अपने ज़मीनों पर से। द इंडियन स्पॉइज इज़ एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड अ रीज़न फॉर डिससेटिस्फेक्शन। जो कंपनी के काम करने वाले सिपाही थे उनको भी बहुत सारी डिससेटिस्फेक्शन थी, वो भी खुश नहीं थे। देवर अनहैप्पी अबाउट दियर अलाउंस पे एंड कंडीशन ऑफ द सर्विस। वो किससे परेशान थे, जो उनको वेतन मिलता था और जो भत्ते मिलते और जो सेवा की शर्तें थी ना, इन सब से वो परेशान थे। सम ऑफ द न्यू रूल्स एंड मोर ओवर वॉलिकेटेड एंड रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़ एंड बिलीव्स। जो बहुत सारे नियम थे और धार्मिक संस्थाएं थी वो उनको ठेस पहुंचा रही थी। सम ऑफ न्यू रूल्स मोर ओवर द वॉलिकेटेड दियर religious sensibilities and belief। Do you know that in those days many people believed that if they were crossed the sea would lose their religion and caste। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उन्हें लगता था कि अगर वो समुद्र पार नहीं जाना चाहते हैं, अगर वो समुद्र पार चले भी जाते हैं तो उनकी जो जाति थी वो सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा, वो अपना धर्म खो देंगे। सो द स्पॉइल्स वर टोल्ड टू बी बर्मा बाय द सी रूट फॉर द फ्लाइट ऑफ द कंट्री 1824। तो 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से बर्मा की तरफ जाने की लड़ाई के लिए जाने का आदेश मिला, पर उन्होंने सबने मना कर दिया क्योंकि उनके मन में क्या था कि अगर हम समुद्र पार चले जाएंगे तो हमारा जितना भी ये रिलीजन है, हमारी जो धर्म है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो हमसे छिन जाएगा। They were punished as the issue did not die down. The company passed a new law in 1856 which stated that every new person who took the employment in the company army had to agree to serve overseas if required। तो 1824 में जो सिपाही थे उन्होंने क्या कहा कि जो भी रास्ते में जाने बर्मे में रास्ते में नहीं जाएगा, अगर इनकार कर देता है तो वे ज़मीन के रास्ते से जाने को तैयार थे। उन्होंने क्या कहा कि जो लोग थे उन्होंने क्या कहा कि वो ज़मीन के रास्ते से चले जाएंगे, वो समुद्र के रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें ये था कि अगर वो समुद्र के रास्ते जाएंगे उनका धर्म परिवर्तन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि वो ज़मीन के रास्ते से जाएंगे तो उन्हें जो है ना बहुत सख्त सज़ा मिली, उन्हें बहुत ज़्यादा कठोर सज़ा दी गई। 1856 में कंपनी ने एक कानून बनाया और उसमें कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कंपनी के सेना की नौकरी करता है तो उसे समुद्र पार से ही जाना पड़ेगा। उसने रूल बना लिया कि अगर उसे जाना है तो वो रास्ते उसी समुद्र के रास्ते से ही जाएगा। स्पॉइल्स ऑल्सो रिएक्टेड
टू व्हाट द हैपनिंग इन द विलेजेस। सिपाही जो थे, जो गांव में जो सब हो रहा था उन सबसे भी सारे सिपाही बहुत दुखी थे। मैनी ऑफ देम पीजेंट्स एंड देयर फैमिलीज वर लिविंग द विलेजेस। कुछ जो थे बहुत जो ऐसे किसान थे जिनके जो परिवार है ना गांव में ही रहते थे। सो द एंगर ऑफ द प्लीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पॉइल्स। इस वजह से जो किसान थे ना बहुत गुस्से में थे, क्योंकि जो ये थे लोग पीजेंट्स थे वो जल्दी जल्दी आ जाते थे, साहूकार होते थे ना वो उनके पास जल्दी जल्दी आ जाया करते थे पैसे मांगने के लिए। तो इस वजह से वो जो थे ज़्यादा परेशान हो गए थे सिपाही। रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। रिस्पॉन्सेज मतलब ये जो सुधार की प्रक्रिया है ना उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। इसको सही करने का जो भी प्रक्रिया हुई थी अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। जो अंग्रेज था उनका मानना था कि जो भारत समाज है उसको सुधारना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। लॉज वॉज पास्ड टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड करेज टू री मैरिज विडो। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने ये एक कानून बनाया कि जो सती प्रथा थी उसको उन्होंने रोका, और विधवा विवाह का भी उन्होंने कानून बनाया कि विधवा भी विवाह कर सकते। नहीं तो पहले के ज़माने में क्या होता था कि अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता था तो उसे वो जिंदा ही जला दिया करते थे उसकी लाश के साथ, उसके हस्बैंड की लाश के साथ। परंतु जो अंग्रेज़ थे उन्होंने लॉ पास किया कि जो सती प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया जाए, और जो अगर कोई विधवा हो जाती है तो वो दोबारा मैरिज कर सकती है। तो अंग्रेज़ों ने ये सब लॉ बनाए। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रमोटेड। और जो अंग्रेजी शिक्षा का जमकर मतलब प्रोत्साहन किया गया कि अंग्रेजी को सीखा जाए। द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन डाउन द लैंड एंड द प्रॉपर्टी आफ्टर 1830। और 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों से खुलकर काम करने और ज़मीन की संपत्ति जुटाने के लिए आदेश दे दिया कि तुम खुल के काम कर सकते हो और तुम जितनी मर्जी ज़मीन खरीद सकते हो। अ न्यू लॉ वॉज पास्ड इन 1850 टू मेक कन्वर्जेशन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। और 1850 में एक और नया कानून बना कि जो कोई भी है ना बहुत जिससे ईसाई धर्म अपनाने वो बहुत आसानी से ईसाई धर्म को अपना सकता है। दिस लॉ वॉज allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property in his ancestors। तो ये भी कहा गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपना लेता है तो वो अपने पूर्वजों की जो संपत्ति जो अंग्रेजों ने छीन ली थी वो उन्हें वापस मिल जाएगी, वो उन पर वापस से अपना अधिकार जमा सकते हैं। मैनी इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग दैट द ब्रिटिश वॉज डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन एंड कल्चर एंड द ट्रेडिशन द वे ऑफ लाइफ। और इसी वजह से जो बहुत से ऐसे भारत के व्यक्ति थे जो ये कहने लगे कि ईसाई धर्म को अपनाने से जो उनके पूर्वजों की जो उनको ये उनका धर्म है वो भ्रष्ट होता जा रहा है, उनके रीति रिवाज खत्म होते जा रहे हैं, उनकी परंपरागत है ना परंपरागत जीवन शैली सब कुछ नष्ट होती जा रही है। There were still other Indians who wanted to change exchanging social practices। और कुछ ऐसे भी थे जो मतलब इस व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते थे। We will read about these reformers and reform movements in later chapter। हम इन सब के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, क्या क्या चेंजेस आए थे, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड आउट करेंगे। नेक्स्ट है थ्रू द आइज ऑफ द पीपल। थ्रू द आइज ऑफ अ पीपल मतलब लोगों की नज़र से, मतलब जनता की नज़र से। फॉर अ ग्लेम्स बट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट ब्रिटिश रूल। उस ज़माने में लोग जो थे ब्रिटिश के बारे में क्या सोचते थे वो सब इसमें मतलब फर्स्ट और पहले को हम पढ़ेंगे तब हम पता चल जाएगा उस ज़माने में लोग क्या सोचते थे। immunity becomes a popular religion। में immunity जो सैनिक का विद्रोह था ना वो एक पॉपुलर जन विद्रोह बन गया था, मतलब ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैल रहा था। जो सैनिकों ने विद्रोह किया था वो बहुत जल्दी तेज़ी से फैल रहा था। अब हम ये रीड आउट करेंगे। थ्रू द स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट यूजुअल। जो ये मतलब ये जो स्ट्रगलर्स थे, जो ये शासक थे और जो ये प्रजा थी, इनके मतलब जो संघर्ष होता था राजा और मतलब जनता के बीच संघर्ष होता है, कोई नवी बात नहीं थी, मतलब ये नॉर्मल चलती रहती थी। बट समटाइम्स दीज स्ट्रगल्स बिकेम सो विस्पर्ड इन द फॉर्म द पॉपुलर रेसिडेंस सो द पावर ऑफ द स्टेट्स ब्रेक डाउन। तो क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे व्यापक होते थे, जो राजा थे ना उनकी सत्ता छिन जाती थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था, संघर्ष इतना ज़्यादा हो जाता था कि जो राजा थे उसका सब कुछ छिन जाया करता था।
very large number of people starting believing that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time। और बहुत से ऐसे लोग थे जो ये मानने लगे कि सबका दुश्मन एक है और इन सबका हमें मिलकर ही कुछ करना चाहिए, हमें ऐसा अलग अलग नहीं करना चाहिए, मिलकर कुछ करना चाहिए। For such a situation to occur, people have to organize, take intensive, communicative, display confidence to turn the situation around। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा कि मतलब अगर हम सब मिल जाते तो अगर कोई ऐसी हालत हो भी जाती तो हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, इकट्ठे होकर ले सकते हैं। हम अब अपने संचार के लिए, पहले कदमी के लिए, आत्मविश्वास के लिए हमें ये सब करना चाहिए। Such a situation was created in north parts of the India 1857। ये कुछ ऐसी कंडीशन हुई थी नॉर्थ प्लेन्स में, जो इंडिया के जो नॉर्थ पार्ट्स थे, भारतीय उत्तरी पार्ट्स थे, वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन पैदा हुई थी। तो क्या थी वो? द ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड अ मैसिव रिलीबियन आफ्टर 100 years ऑफ कंसेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके ऊपर जीत हासिल हुई, शासक के 100 साल बाद भी भारी विद्रोह से उसको जूझना पड़ा। It started in May 1857 and threatened the company presence in the India। तो मई 1857 में ये जो थी ना, ये बगावत जो थी वो स्टार्ट हुई और भारत ने कंपनी को बिल्कुल ही अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया। Sepoys rebelled in the several places began from Meerut and the large number of people from the different section of the society rose up the rebellion। और मेरठ में जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने कई जगहों पर बगावत स्टार्ट की, जिसकी वजह से तो ना बहुत सारे लोग जो थे ना बगावत पे उतर गए, उन्होंने बगावत करनी स्टार्ट कर दी। और इकट्ठे मिलके बगावत करने से उन्होंने क्या किया, जो अंग्रेजी शासन था उनको धीरे धीरे बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। सो कंसिडर इज़ द बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनिज्म इन द 19th century ऑफ द वर्ल्ड। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट्स, तो पूरे ये कुछ लोग जो थे उनका मानना था कि 19वीं सदी के विरोध के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ। नेक्स्ट है फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली। A young soldier, Mangal Pandey, was hanged to the death on the 29 March 1857 for attacking the officers in the बैरकपुर। तो एक सिपाही जो युवाई था मंगल पांडे को बैरकपुर में 29 मार्च 1857 में अफसरों के ऊपर हमला करने के जुर्म में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सम डेज लेटर, कुछ टाइम बाद, सम ऑफ द स्पॉइज ऑफ द रेजिमेंट एट द मेरठ डिनाइड टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कैटरेजेस which were suspected of being coated with the fat of the pigs and the cows। तो कुछ दिन मतलब मेरठ के जो ये सिपाही थे, मेरठ में तैनात होने के बाद जो कुछ सिपाही थे उन्होंने क्या किया, कारतूसों से नई जो फौज थे उन्होंने उसको बनाना स्टार्ट कर दिया। जो सिपाहियों को ऐसा लगता था कि ये जो कारतूस है, उन कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है, मतलब उनको लगा, जो सिपाही थे उन्हें ये लगा। तो 85 स्पाइस वर डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years एम्प्लॉयमेंट फॉर द डिसओबिंग देयर ऑफिसर्स। तो इसमें क्या हुआ कि जो 85 सिपाही थे ना उनको नौकरियों से हटा दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि जो वो गन्स वगैरह, बुलेट्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर जो है गाय की और सूअर की चर्बी लगी हुई है। तो इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों का कानून तोड़ दिया और अंग्रेज़ों ने 85 सिपाहियों को नौकरी से हटा दिया और उन्हें मतलब जेल में डाल दिया। और मतलब उनको बिल्कुल ही 10-10 साल की सज़ा सुना दी और 9 मई 1857 को और आदेश न मानने के चक्कर में उनको एकदम से जेल में डाल दिया और उनको वहीं पे रहने की सज़ा सुना दी। तो द रिस्पॉन्स ऑफ द मेरठ इंडियन सोल्जर्स इन वॉज क्वाइट डिफरेंट। जो ये मेरठ में तैनात जो दूसरे सिपाही थे, इनका जो रिस्पॉन्स था ना, प्रतिक्रिया थी, वो बिल्कुल अलग ही थी।
द सोल्जर्स मार्च टू जेल इन मेरठ ऑन 10 मई एंड रिलीज द इम्प्रेस सिपाहीज। तो 10 मई को जो सिपाही थे मेरठ की जेल में, उन पर हमला करके उन सिपाहियों को उन्होंने आज़ाद कर दिया। दे अटैक्ड एंड किल द ब्रिटिश ऑफिसर्स। उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर हमला भी किया और उन्हें मार डाला। दे टुक द गन्स एंड द एम्यूनिशन एंड द सेट फायर द बिल्डिंग एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रिटिश एंड डिक्लेयर वॉज ऑन फिरंगीज। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हथियार भी खींच लिए, उनके बंदूक भी खींच लिए, उनसे छीन लिया और उसे अपने कब्जे में लेकर उन्होंने अंग्रेज़ों की संपत्ति, इमारतों पर आग से हमला कर दिया और उन्हें फिरंगी कहने लग गए। उन्हें फिरंगी का नाम दे दिया। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग द एंड द ब्रिटिश रूल इन द कंट्री बट who would rule the land after that? The soldier had answered the question. It would be Mughal Emperor बहादुर शाह जफर। तो जो थे इन्होंने फिरंगी थे, इन्होंने पूरे देश में ये जो चाहते थे ना कि ये जो फिरंगियों का शासन है वो पूरा शासन अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो परंतु लास्ट में ये क्वेश्चन उठता है कि दूसरा शासक बनेगा कौन, हमारे देश को चलाएगा कौन। तो सिपाहियों ने एक इसका भी हल ढूंढ लिया। उन्होंने कहा कि जो हमारे एक राजा होंगे वो कौन होंगे, बहादुर शाह जफ़र। पूरे देश को यही संभालेंगे, पूरे देश की बागडोर बहादुर शाह जफ़र के हाथ में होएगी। ऑन 10 में सिपाहीज ऑफ द मेरठ रोड द नाइट टू रीच दिल्ली इन अर्ली आवर्स। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो 10 मई को रात में मेरठ के कुछ सिपाहियों ने एक टोली को घोड़े पर सवार होकर सुबह ही जल्दी पहुंचने के लिए कहा। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट सिचुएटेड इन द दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिलीबियन। तो जैसे ही उनके आने की सूचना पहुंचती है तो दिल्ली में जितनी भी टुकड़ियां तैनात थी वो सारे बगावत पर उतर आते हैं। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर वर किल्ड, आर्म्स एंड द एम्यूनिशन वर कैप्चर्ड, बिल्डिंग्स वर सेट ऑन फायर। दोबारा से क्या हुआ, जो ये अंग्रेज़ों थे अफसर उनको मारा गया, उनके सिपाहियों ने गोला बारूद व हथियार अपने कब्जे में ले लिए और भवनों पर जितने भी ये घर थे उनके, उन पे आग लगा दी। Enthusiastic soldiers gathered around and the walls of the Red Fort where the बादशाह lived। जो ये सिपाही थे, सिपाही ने लाल किले की दीवारें के आसपास इकट्ठा हो गए और वे मुग़ल बादशाह से मिलना चाहते। उन्होंने कहा कि वो उनसे मिलकर ही जाएंगे। They demanded to meet him. The emperor was not willing to challenge the mighty British power but the soldiers protested। जो ये मुग़ल बादशाह थे वो उनसे मिलना मतलब जो ये अंग्रेज़ों की भारी भारी ताकत थी, दो हाथ करना, मतलब बादशाह के अंदर इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अंग्रेज़ों से लड़े, उनसे बगावत करे। पर जो ये सिपाही थे वो बिल्कुल अड़े हुए थे कि वो बादशाह से मिलके ही जाएंगे। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड डिक्लेयर द बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। तो वो क्या हुआ, वो ज़बरदस्ती महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित कर दिया। द अगेन एम्परर हैड टू बो हिज डिमांड। जो सिपाही थे ये मतलब बूढ़े बादशाह को जो ये बादशाह था उसको अंग्रेज सिपाहियों की सारी बात माननी पड़ी। ही रोट द लेटर टू ऑल द रूलर्स एंड द चीफ ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज कॉन्फिडेंटली टू इंडियन स्टेट द फाइट टू द ब्रिटिश। तो उन्होंने देश भर में जितने भी शासक थे, जितने भी मुखिया थे, उन सबको उन्होंने लेटर लिखा और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ने के लिए उन्होंने एक संघ बनाने का ऐलान कर दिया कि हम ऐसा एक संघ बनाएंगे। दिस स्टेप इज़ टेकन बाय बहादुर शाह जफ़र हैड द ग्रेट इम्प्लीकेशंस। तो ये जो स्टेप, जो एक कदम बहादुर शाह जफ़र के द्वारा लिया गया था वो एक बहुत अच्छा कदम था, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा इस कदम का। द मुग़ल एम्पायर हैड रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। जो देश का बहुत बड़ा हिस्सा है पहले अंग्रेज उसमें मुग़ल का ही शासन हुआ करता था। मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड द चीफेंट्स कंट्रोल्ड डिफरेंट टेरिटरीज ऑन द बिहाफ ऑफ द मुग़ल एम्परर्स। जो ये दूसरे रजवाड़े होते थे, छोटे शासक होते थे, मुग़ल नाम के नाम पर ही अपने इलाकों में शासन चलाते थे। थ्रेटन्ड बाय द एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल मैनी ऑफ देम रियलाइज दैट इफ द मुगल्स एम्परर कुड रूल अगेन दे टू
could rule their own territories once again under the Mughal authorities। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जैसे ही इसने जो मुग़ल थे उन्होंने पहला स्टेप लिया कि सारे इकट्ठे होकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, तो उसमें जो छोटे छोटे जितने भी राजा थे उनके मन में ये आया कि अगर हम सारे मिल जाते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो मुग़लों में जैसे जब पहले शासन हुआ करता था तो वो अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते थे, तो वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और उन्हें उनका जो अधिकार है दोबारा मिल जाएगा। तो यही है कि ब्रिटिश शासन के विस्तार से डरे हुए ऐसे शासक को भी लगता था यदि वो मतलब बादशाह के साथ दोबारा मिल जाएंगे तो उनका आधिपत्य जो है वो ना दोबारा से उन्हें वापस मिल जाएगा। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू टेक प्लेस, मतलब अंग्रेज़ों को ऐसी घटना की अपेक्षा ही नहीं थी कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। दे इमेजिन दैट इट डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिजेस विद नॉर्मलाइज, मतलब उन्हें ऐसा लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर उत्पन्न हुई उथल पुथल मतलब ये बिल्कुल आसानी से शांत हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, अंग्रेज़ों को ऐसा लगता था। बट बहादुर शाह जफ़र ब्लेसिंग्स टू द रिलीबियन चेंज द होल सिचुएशन ड्रामेटिकली, परंतु जब ये बहादुर शाह जफ़र ने बगावत करने का समर्थन दे दिया ना, तो ये सारे उनके जितने भी रातों रात जो उनकी सोचने की क्षमता थी ना वो सब कुछ बदल गई, उनकी जो स्थिति थी पूरी बदल गई। ऑफन व्हेन पीपल सी अ अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी दे फील इंस्पायर्ड एंड एंथुसियास्टिक, इट गिव्स देम करेज एंड कॉन्फिडेंस एंड होप। तो मतलब ऐसा हुआ कि जो लोग थे उनको एक नया रास्ता नज़र आ गया, लोगों के अंदर बहुत साहस आ गया, उन्हें ऐसा लगा कि अब वो आत्मविश्वास और हिम्मत के साथ अपना राज्य वापस ले लेंगे, अपना जितना भी शासन था और जितने भी अधिकार थे उन्हें वापस मिल जाएंगे। सबकी उसमें एक लोगों के अंदर नई उम्मीद जगी। आगे है द रिलीबियन स्प्रेड। तो नेक्स्ट है द रिलीबियन स्प्रेड्स। रिलीबियन का मतलब बच्चों कि जो विद्रोह था वो बगावत कैसे फैलने लगी, तो वो अब हम पढ़ेंगे कि बगावत कैसे फैल रही थी, किस तेज़ी से फैल रही थी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। रिलीबियन मतलब बगावत। तो देर वॉज नो अपराइजिंग फॉर द ऑलमोस्ट अ वीक आफ्टर द ब्रिटिश रूट फ्रॉम द दिल्ली। तो जब अंग्रेज़ों ने दिल्ली मतलब पैर जैसे दिल्ली में ही उखड़ गए, तो लगभग एक सप्ताह के अंदर कोई भी विरोध नहीं हुआ। जैसे अंग्रेज़ दिल्ली में पहुंचे वहाँ पे एक हफ्ते के अंदर कोई भी विरोध नहीं हुआ। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू स्प्रेड, हर तरफ खबर फैलने में कम से कम एक हफ्ता लग गया, बहुत समय लग गया उन्हें। देन अ स्पॉट ऑफ द म्यूनिटीज़ बिगन, तब क्या हुआ कि परंतु उसके बाद विद्रोह मतलब का सिलसिला धीरे धीरे शुरू हो गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट रिबेल्ड एंड टुक ऑफ द जॉइन द अदर ट्रूप्स ऑफ द नोडल पॉइंट्स ऑफ द दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर। तो ये जो रेजिमेंट था, सिपाही था, वो धीरे धीरे विद्रोह कर दिया, ये सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली, लखनऊ, कानपुर जैसे मुख्य हिंदू देशों में दूसरी टुकड़ियों के साथ वो निकल पड़े विद्रोह के लिए। The people of the towns and the villages also rose up in the rebellion and railed around the local leaders, chiefs and zamindar who were prepared to establish their authorities and fight back the British। तो उनकी देखा देखी में जो गांव के लोग थे, कस्बों के लोग थे, वो भी बगावत के रास्ते पर उतर गए। स्थानीय जमींदार, नेता, मुखिया, ये सारे इकट्ठे हो गए, ये भी संगठित हो गए। तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग जो थे अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों से लोहा मतलब लोहे से लोहा बजाने को भी तैयार हो गए थे, लोहा से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। नाना साहेब एडॉप्टेड सन वॉज द लेट पाशवा बाजी राव लिव नियर इन द कानपुर ही। जो ये नाना साहेब ने जिस बच्चे को गोद लिया था वो कहाँ रहते, वो भी कानपुर में ही रहते थे। दत्तक पुत्र जो नाना साहेब थे, पेशवा बाजीराव ने जिस पुत्र नाना साहेब को गोद लिया था वो भी वहीं पे ही रहते थे। ही गैदर्ड आर्म फोर्सेस एंड पुश्ड आउट द ब्रिटिश गैस्ट्रेन फ्रॉम द सिटी। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सेना को इकट्ठा किया और जो विदेशों के सैनिक थे, ब्रिटिश सैनिक थे, उन सबको शहर से बाहर खदेड़ दिया। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, उसने अपने आप को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। ही डिक्लेयर दैट ही वॉज द गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफ़र। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद ऐलान कर दिया कि बहादुर शाह जफ़र के अंडर वो गवर्नर हैं। ब्रिटिश
Birjis Qadar, the son of the deposed Nana Wajid Ali Shah in Lucknow, was proclaimed to new Nawab. और जो ये थे लखनऊ की गद्दी पर जो नवे वाजिद अली शाह के पुत्र बिरगिस थे, उन्होंने खुद को एक नया नवाब बना लिया. He also acknowledged the sovereignty of the बहादुर शाह जफ़र. उन्होंने बहादुर शाह जफ़र को बिरगिस कद्र का बादशाह स्वीकार कर लिया. His mother बेगम हजरत महल precipitated actively in the organizing the uprising against the British. जो ये थी उनकी माँ बेगम हजरत महल, उन्होंने भी अंग्रेज़ों के विद्रोह को बढ़ावे देने के लिए बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया. रानी लक्ष्मीबाई इन द झांसी जॉइन द रिबेल्स पॉइज. जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इन्होंने भी सिपाहियों के साथ विद्रोहियों का बिल्कुल जमकर हम सामना किया. For the British along the तांत्या टोपे who was the जनरल नाना साहेब. तो नाना साहेब के जो सेनापति थे तांत्या टोपे, इन्होंने भी मिलकर अंग्रेज़ों से बहुत भरकर चुनौती लड़ी, बहुत साहस भरी चुनौती लड़ी. द ब्रिटिश वर जनरली आउट नंबर्ड बाय द रिबेल फोर्सेस. जो अंग्रेज़ों की संख्या थी ना, वो टुकड़ियों के सामने बहुत ही कम थी. दे वर डिफीटेड इन नंबर बैटल्स. वो बहुत सारे मतलब लगातार जो मार्च होते रहे, लगातार जो लड़ाइयाँ होती रही, वो उसमें हारते ही रहे. दिस मेड द पीपल बिलीव दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश हैड गॉन एवर एंड गेव दैम द कॉन्फिडेंस टू टेक द प्लंज एंड द जॉइन रिलीबियन. तो इससे लोगों को लगा कि जो अंग्रेज़ों का शासन है वो समाप्त हो चुका है. अब लोगों को विद्रोह में भाग लेने और गहरा आत्मविश्वास मिल गया. उन्हें और जोश मिला कि हाँ, हम अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म कर सकते हैं. अ सिचुएशन वॉज वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिलीबियन डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ द अवध इन पर्टिकुलर. तो जो अवध के क्षेत्र थे, वहाँ पे चारों तरफ बगावत की स्थिति थी. हर तरफ बगावत ही बगावत चल रही थी. वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंट बाय द लेफ्टिनेंट कॉलोनल टेल्टर to his commander in the chief expressing to fear felt by the British on August 6, 1857. Our man was caught by the number of opposed to them and the endless fighting. Every village is held against us. जमींदार have risen to oppose us. तो लेफ्टिनेंट कर्नल टाइलर ने 6 अगस्त 1857 को अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा. उसमें उन्होंने अंग्रेज़ों के डर को व्यक्त किया कि हमारे सैनिक विद्रोहियों की संख्या अनवरत लड़ाइयों से थक चुकी है. एक एक गांव में मतलब विरोध चल रहा है और जो जमींदार थे वो भी हमारे अपोजिट खड़े हो चुके हैं. सारा हमारा हर कोई जो थे वो अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे. हर पर्सन चाहता था कि अंग्रेज़ों का शासन ख़त्म हो जाए. तो सारे मिलजुल कर सारे विरोध करने में लग गए थे, जिससे अंग्रेज़ों को डर हो गया कि उनका शासन समाप्त होने वाला है. आगे हैं, मैनी न्यू लीडर्स केम अहेड. बहुत सारे नए नए जो लीडर्स थे वो सामने आए. फॉर इंटेंस अलहमद शाह, अ मौलवी फ्रॉम फरीजाबाद, प्रोस्पेरिट दैट द रूल ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एंड सून. उदाहरण के रूप से हम फैजाबाद में जो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि जो अंग्रेज़ों का राज है वो बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा. ही कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ द पीपल एंड रेज्ड अ बिग फोर्स ऑफ सपोर्टर्स. उन्होंने क्या किया कि मतलब लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनसे एक बहुत बड़ी में संख्या में समर्थक जुटा लिए. उन्होंने सपोर्टर्स जुटा लिए. ही केम टू लखनऊ टू फाइट ब्रिटिश. वो अपने साथियों के साथ अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए लखनऊ आ गए. A large number of जागीज एंड द रिलीजियस वेरियस केम टुगेदर टू वाइप आउट द वाइट पीपल इन दिल्ली. तो दिल्ली में अंग्रेज़ों को भगाने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा एक जगह इकट्ठे हो गए. भगत खान सोल्जर फ्रॉम द बरेली टुक चार्ज टू लार्ज फोर्सेस टू फाइटर एंड द केम टू दिल्ली. तो भगत खान बरेली के सिपाही ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी को दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर दिया, वहाँ पे लड़ने के लिए भेज दिया. ही बिकेम द की मिलिट्री लीडर ऑफ द लिबियन. तो इस बगावत के वो मुख्य व्यक्ति साबित हुए. उन्होंने बगावत करने के लिए बहुत की मिलिट्री साबित हुए. एंड ओल्ड जमींदार कुंवर सिंह जॉइन द रिबल्स पॉइज इन द बिहार एंड फोर्ट विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स. लीडर एंड द फाइटर बिकम क्रॉस द लैंड जॉइन द
फाइट। तो ये जो बिहार के जो पुराने जमींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने भी विद्रोहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ते रहे। कई इलाकों में नेता एवं लड़ाके इस युद्ध में ऐसे ही भाग लेते रहे और धीरे धीरे अंग्रेज़ों का शासन ये अब हम देखेंगे कैसे ख़त्म होता गया। क्योंकि जब सारे इकट्ठे हो गए, सारे ही बगावत पे उतर गए, चाहे छोटे लोग हो, चाहे वो गांव के लोग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो ज़मींदार हो, चाहे वो कर वसूल करने वाले हों, ये सारे लोग जो थे ये सारे मिलकर इकट्ठे अब अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ युद्ध लड़ने लग गए थे। अब आगे है द कंपनी हाउ फाइट्स बैक। तो कंपनी का जो ये फाइट्स बैक था, कंपनी ने कैसे उल्टी लड़ाई करी, मतलब पलटवार किया। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल हिज माइट्स बाय द स्केल। तो जो कंपनी थी, ये कंपनी ने मतलब ये सब हो रहा था, इसकी वजह से जो कंपनी थी बहुत उथल पुथल की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो चुकी थी। तो उन्होंने क्या किया, स्केल ऑफ द अनहिल इट ब्रॉड द रेनफोर्समेंट्स फ्रॉम द इंग्लैंड। उन्होंने इंग्लैंड से बहुत सारे सैनिक बुलाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड न्यू लॉज सो दैट द रिबल्स कुड द कन्विक्टेड ईजिली। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज़ों के विद्रोह करने वाले लोग थे, उन्होंने इन द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवोल्ट, तो विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सज़ा देने के लिए नए नए कानून बनाए गए, केंद्र पर हमला बोल दिया गया। द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर फेस ट्रायल इन द कोर्ट एंड sentenced to life imprisonment, and his wife Begum Jeenat Mahal was sent to the prison in October 1858 in the Rangoon, and Bahadur Shah Jafar died in November 1862 in the Rangoon jail। तो क्या हुआ बच्चों कि जो ये दिल्ली में 1857 में दोबारा से अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बाहर से फ़ोर्स को बुला लिया, तो अंग्रेज़ों ने दोबारा से कब्जा कर लिया। तो जो ये मुग़ल बादशाह थे, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको आजीवन कारावास सुना दी गई, और जो उनकी पत्नी थी और उनकी आंखों सामने जो उनका बेटा था उसके ऊपर गोली चला दी गई। और बहादुर शाह जो जफ़र की पत्नी थी उनको भी जेल में भेज दिया गया, और बहादुर शाह जफ़र को ने 1862 में मर गए थे, उनकी डेथ हो गई थी, उन्होंने उस टाइम पे अंतिम सांस ली थी अपनी। However, the capture of Delhi, it didn't mean the rebellion died down after that। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने दिल्ली के ऊपर जब दोबारा से अधिकार कर लिया था, उसका मतलब ये नहीं था कि अब जो दिल्ली है वो उनके अंडर आ गई है। विद्रोह अभी ख़त्म नहीं हुआ था। पीपल कंटिन्यू टू रेसिस्ट एंड द बैटल द ब्रिटिश। जो लोग थे फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे, इकट्ठे होते रहे, बगावत करते रहे। ब्रिटिश हैड टू फाइट 2 years टू सप्रेस द पॉपुलर रिलीजियन। जो ये ब्रिटिश थी लगभग 2 साल तक उनको ऐसे ही लड़ाई करते रहना पड़ा। लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1858। लखनऊ को मार्च 1858 में अंग्रेज़ों ने अपने कब्जे में ले लिया। इन द जून 1858 रानी लक्ष्मीबाई वॉज डिफीटेड एंड किल। जून 1858 में जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो अंग्रेज़ों से हार गई और उनको मार दिया गया। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई was after the initial victory of the Kheri choose to embrace that when the surrounded by the British on the all sides। तो तांते टोपे जो थे उन्होंने भी किसानों से, आदिवासियों से, सबसे जो थे उन्होंने लड़ाई करी थी। और ये जो दूसरी रानी थी इन्होंने भी क्या हुआ, ये जो थे अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थोड़ा सा जीत गई थी, तो इनको भी डेथ हो गई थी। ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ते लड़ते ये भी शहीद हो गई थी। और तांते टोपे एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड द कंटिन्यू फाइटिंग इन द गुरेला वॉर विद द सपोर्ट ऑफ द मैनी पीजेंट्स एंड द ट्राइबल लीडर्स। ही वॉज अरेस्टेड एंड टाइड टू किल इन 1859। तो क्या हुआ, जो तांते टोपे थे वो छुप के जंगलों में चले गए थे। फिर वहाँ पे वो किसानों की और आदिवासियों की मदद से लगातार वो युद्ध करते रहे। और जैसे ही मतलब जस्ट एज द विक्ट्रीज अगेंस्ट द
ब्रिटिश है अर्लियर एनकरेज रिलीवियन द डिफीट ऑफ द रिलीवियन फोर्सेज डिस्करेज। जैसे ही मतलब अंग्रेज़ों को थोड़ी सफलता लगती थी, जो विद्रोहियों थे वो उनमें जो थे विद्रोहियों को थोड़ी सी उत्साह जग जाता था कि विद्रोहियों में भी शिकस्त करने की ताकत है, वो वापस अंग्रेज़ों को मतलब डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं। ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल। जो विदेशी थी वो दोबारा से लोगों के ऊपर अपना विश्वास हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। दे अनाउंस्ड रिवॉर्ड्स द लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू इंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर देयर लैंड्स। तो उन्होंने क्या किया, जो भूस्वामी थे उनको इनाम देने की घोषणा कर दी। उन्हें कहा कि ज़मीन के ऊपर उनको दोबारा उनका परंपरागत अधिकार मिल जाएगा। Those who had rebelled were told if they were submitted to the British and if they do not kill any white people, they would remain safe and rights and the claim to land would not be denied। तो उन्होंने अंग्रेज़ों ने ये भी कह दिया कि अगर कोई अंग्रेज़ों के मतलब समर्पण कर देता है, किसी अंग्रेज़ की हत्या नहीं करता, तो वो सुरक्षित रहेगा, उसकी ज़मीन का अधिकार उसे मिल जाएगा और उसको कोई भी पूरी लाइफ में परेशानी नहीं होएगी। However, 100 of the rebels, boys and the राजाज एंड नवाब्स वर ट्राइड एंड हैंग्ड अप। तो इसकी वजह से बहुत सारे जो राजा थे, सिपाही थे, जो इन सब ने सारों ने ऐसा मतलब कोशिश करी है अंग्रेज़ों के अंडर जाने की, पर अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उन सबको फांसी के फंदे पर लटका दिया, सबकी डेथ हो गई। उसके बाद है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब जो विद्रोह हुआ था उसके बाद। By the end of 1859, British has regained control of the country, but they could not try the ruling land with the same policy anymore। 1859 में क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने देश के ऊपर दोबारा से नियंत्रण कर लिया, परंतु जो पहले वाला अधिकार अंग्रेज़ों को मिला था ना, वो दोबारा कायम नहीं कर पाई। तो अब हम ये ऑब्जर्व करेंगे Given below are the important changes which were introduced by the British। तो ये अब जो नीचे जो बदलाव हुए थे ना, वो सब ये जो ब्रिटिश ने किए थे उन सब का अब हम पढ़ेंगे क्या क्या थे। तो फर्स्टली नंबर 1 इज़, जो नंबर 1 दे रखे इसको पढ़ो। द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास ए न्यू एक्ट इन 1858। ब्रिटिश के जो अंग्रेज़ों का संसद था उन्होंने नया कानून 1858 में पारित किया था। एंड ट्रांसफर द पावर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन सो टू एस्टेब्लिश अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स। तो और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी पूरे ब्रिटिश साम्राज्य पर को ब्रिटिश के हाथों में जितने भी अधिकार थे, सारे जो अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सौंप दिए गए, जिससे कि जो भारत थे जितने भी अधिकार थे वो मतलब बेहतर तरीके से समझ सके। जो अंग्रेज़ थे वो भारत के जितने भी अधिकार थे वो अच्छे से समझ सके, उनको ये सारा अधिकार दे दिया गया। A member of the British cabinet was appointed Secretary of the State of the India and he was made the responsible for all the matter concerning the governance of India। और क्या किया था अंग्रेज़ों ने, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उन्होंने एक सदस्य की भारत की मंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया और उसे भारत के शासन से जुड़े जितनी भी ये बागडोर होती थी, जितने भी उत्तरदायित्व होते वो सबको सौंप दिए गए और जितना भी मतलब हर चीज़ के लिए फिर उसे ही रिस्पॉन्सिबल किया जाए। ही वॉज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइज हिम नोज द इंडियन काउंसिल। और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद भी गठित किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा गया। The Governor General of the India was given the title of Viceroy, that is the personal representative of the Crown। In this way, British Governor took the direct responsibility of the governing India। तो जो ये इंडिया का जो ये काउंसिल कहा गया था, भारत के गवर्नर जनरल ने वाइसराय का पद भी दिया गया। तो इस तरह से उसे भारत के राजा रानी और जितने भी ये निजी प्रतिनिधि होते थे वो सब कुछ उसके हाथ में चले गए। परिणाम से अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथों में ले ली। तो ये सारा अधिकार इस तरीके से अंग्रेज़ों के हाथों में चला गया था। ये सबसे पहला जो हुआ था अंग्रेजी शासन में, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नंबर 2 पॉइंट पे अंग्रेजी शासन में क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट नंबर 2 है, ऑल रूलिंग chieftains of the India were assured that their territory would never be annexed in the future।
देश के जितने भी शासक थे उनको यह यकीन दिलाया गया कि भविष्य में उनसे कभी भी उनका जो भूमि है उनसे भूमि का अधिकार नहीं छीना जाएगा। दे वर अलाउड टू पास देयर ओन किंगडम्स टू देयर हायर्स इवन दे वर अडॉप्टेड सन। तो उन्हें उनकी जो जितनी भी ज़मीन थी, रियासत थी, वो अपने वंशज को, अपने दत्तक पुत्रों को सब कुछ सौंप सकते हैं। येट दे वर मेड टू एक्नॉलेज द ब्रिटिश क्वीन एज देयर सर्वरगेन पारमाउंट। परंतु उन्हें इन सब के लिए क्या था कि जो ब्रिटिश की रानी थी उन सब अधिपति का अधिकार स्वीकार करें। इन दिस वे द इंडियन रूलर्स वर होल्ड देयर किंगडम एज द सबॉर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो इस तरीके से जो भारतीय शासक थे उन्होंने जो ब्रिटिश साम्राज्य था, इस तरह से जो ब्रिटिश साम्राज्य था उस पर अधीन जितना भी शासन था उस सब में उसको छूट मिल गई। तो इट वॉज डिसाइडेड दैट द proportion of the Indian soldier in the army would be reduced and the number of the British soldier would increase। तो सेना में भारतीय सिपाही की संख्या जो थी वो कम कर दी और जितने भी यूरोपीय सिपाही थे उनकी संख्या जो है वो बढ़ा दी गई। ब्रिटिश सोल्जर वुड बी इंक्रीज। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड दैट द प्लेस ऑफ रिक्वायरमेंट टू सोल्जर फ्रॉम द बिहार, अवध, सेंट्रल इंडिया एंड साउथ इंडिया मोर सोल्जर वुड बी रिक्वायर्ड अमंग द सिख एंड द गुरुक एंड द पठान। तो ये जितने भी हो रहे थे सेना में जो भर्ती होती है, यह भी मतलब निर्णय लिया गया कि अगर कोई सैनिक कम पड़ जाता है तो अवध से, बिहार से, दक्षिण भारत से, मध्य भारत से, और अगर फिर भी कम पड़ते हैं तो सिख और गोरखा को भी सिपाहियों में भर्ती कर लिया जाएगा। नेक्स्ट था द प्रॉपर्टी एंड द लैंड ऑफ द मुस्लिम वॉज confiscated on the large scale and they were treated with the hostility and the सस्पिकन। तो जितनी भी ये मुसलमानों के बड़े पाने पर जितनी भी जो प्रॉपर्टी थी वो सब कुछ जब्त कर ली गई। उन्हें संदेह और शत्रुता की नज़र से देखा जाने लगा। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर अकाउंटेबल टू बिलीव अ रिलीजन इन द बिग वे। अंग्रेज ये मानते थे विद्रोह उन्हीं से ही खड़ा हुआ था, इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स की सारी प्रॉपर्टी छीन ली। द ब्रिटिश decided to respect the traditional religious and the social practices of the people of the India। तो अंग्रेज़ों ने ये निर्णय लिया कि वो भारत के जितने भी लोग हैं, लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान भी करेंगे और उनके जितने भी रीति रिवाज उनका आदर भी करेंगे। Policies were made to protest जमींदार and landlords to give them the security of rights over their lands। तो जमींदार और जितने भी भूस्वामी थे उनकी ज़मीन की रक्षा करने का पूरा अधिकार उन्हें दे दिया गया। पूरी अच्छी तरीके से नीतियाँ बनाई गई। इन दिस वे अ न्यू फेज ऑफ हिस्ट्री बिगन आफ्टर 1857। इस तरीके से 1857 के बाद एक नया प्रारंभ शुरू हुआ जिसमें तो जो हिंदू थे, जितने भी ये भारतीय थे, इन सबको अधिकार मिले और वो अच्छे से अपना जीवन स्टार्ट कर सके। तो ये सब रूल्स बने थे अंग्रेज़ी शासन के दौरान 1857 के जब ये शुरू हुआ था। तो ये था चैप्टर हिस्ट्री का तुम्हारा लेसन नंबर 5। तो आई होप कि सबको डिटेल में समझ आ गया होगा चैप्टर क्या था। बस ये था कि अंग्रेज़ों का विरोध सारों ने मिलकर कैसे किया और इनकी वजह से क्या क्या हुआ था, किसने युद्ध पहले स्टार्ट किया था, और ये सारा अब हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं बच्चों इसके पीछे दे रखे हैं, तो उन क्वेश्चंस को ट्राई करना और अच्छे से अपने आप करने की कोशिश करना।